कुछ लोग अपनी हव्स को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। ऐसे लोग ना तो अपने परिवार की चिंता करते हैं और ना ही इस समाज की। ऐसे लोग हर समय बस अपनी हव्स को पूरा करने में लगे रहते हैं। कई बार तो ऐसे लोग अपने साथ साथ अपने परिवार की जिंदगियां भी बर्बाद कर देते हैं। और बिल्कुल ऐसा ही होता है आज की इस सच्ची घटना में भी, जिसे सुनकर आप भी सोचने और समझने पर मजबूर हो जाएंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका CHD क्राइम सफर के एक नए एपिसोड में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज जिस सच्ची घटना के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सच्ची घटना पंजाब प्रदेश से है। पंजाब प्रदेश में ही एक छोटा सा गांव पड़ता है सही के, और इसी सही के गांव का रहने वाला होता है जगतार सिंह। जगतार सिंह वैसे तो पंजाब राज्य बिजली बोर्ड में नौकरी करता था, लेकिन कुछ साल पहले ही जगतार सिंह अपनी नौकरी छोड़कर अपने घर से ही बिजली मैकेनिक का काम करना शुरू कर देता है। गांव के लोगों का जब भी कोई बिजली का उपकरण खराब होता था, जैसे टीवी, कूलर या फ्रिज वगैरह, तब वो लोग उस उपकरण को ठीक करवाने के लिए जगतार सिंह के पास पहुंच जाया करते थे। गांव के लोग बिजली बोर्ड से ज्यादा जगतार सिंह के ऊपर भरोसा करते थे, क्योंकि जगतार सिंह अपने कस्टमरों का काम तसल्ली के साथ करता था। जगतार सिंह को भले ही कितना ही जरूरी काम क्यों ना हो, लेकिन निर्धारित समय पर वो अपने घर पर पहुंच जाया करता था अपने कस्टमरों से मिलने के लिए, क्योंकि जगतार सिंह ने एक समय निर्धारित किया हुआ था गांव के लोगों यानी कि अपने कस्टमरों से मिलने के लिए। लेकिन घटना वाले दिन जब जगतार सिंह निर्धारित समय पर अपने घर नहीं पहुंचता, तब उसकी पत्नी परमजीत कौर परेशान हो जाती है। परमजीत कौर कई बार अपने पति जगतार सिंह के मोबाइल पर कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन जगतार सिंह का नंबर हर बार स्विच ऑफ बता रहा था। और अब पत्नी परमजीत कौर परेशान होकर अपने जेठ गुरुबख्श सिंह के पास चली जाती है। दरअसल जगतार सिंह के बड़े भाई गुरुबख्श सिंह का मकान भी जगतार सिंह के मकान के सामने ही होता है। परमजीत कौर गुरुबख्श सिंह को बताती है कि जगतार सिंह अभी तक घर नहीं आए हैं। हालांकि रोज शाम के 7 बजे जगतार सिंह घर पर पहुंच जाते हैं। इन घटना वाले दिन रात के 9 बज चुके थे। परमजीत कौर की यह बात सुनकर गुरुबख्श सिंह को भी अपने भाई जगतार सिंह की चिंता सताने लगती है। गुरुबख्श सिंह भी अपने मोबाइल से जगतार सिंह को कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जगतार सिंह का नंबर तो हर बार ही स्विच ऑफ बता रहा था। इसीलिए अब गुरुबख्श सिंह और पत्नी परमजीत कौर दोनों मिलकर गांव के कुछ और लोगों को अपने साथ लेते हैं और जगतार सिंह की तलाश में निकल पड़ते हैं। लेकिन पूरे गांव में तलाश करने के बाद भी जगतार सिंह की कोई भी खबर नहीं मिलती। गांव का एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने जगतार सिंह को देखा हो। अब थक हार कर ये दोनों घर वापिस आ जाते हैं, क्योंकि इंतजार करने के अलावा इनके पास अब और कोई रास्ता भी नहीं था। अब देखते ही देखते रात के 11 बज चुके थे। लेकिन जैसे ही रात के 11 बजते हैं, तब अचानक जगतार सिंह का मोबाइल ऑन होता है और वो पत्नी परमजीत कौर को कहता है कि वो गांव के ही कुछ लोगों के साथ है, खा पी रहा है। पति की ये बात सुनकर परमजीत कौर बेफिक्र हो जाती है। वो समझ जाती है कि पति अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा है, पार्टी कर रहा है। पार्टी करने के बाद वो खुद ही घर लौट आएगा। इसके बाद परमजीत कौर सो जाती है, लेकिन जैसे ही अगली सुबह उसकी आंख खुलती है, तब वो देखती है कि जगतार सिंह तो अभी भी घर नहीं लौटा। और अब परेशान होकर परमजीत कौर फिर से अपने जेठ गुरुबख्श सिंह के पास जाती है और उसे कहती है कि पूरी रात बीत गई है, लेकिन जगतार सिंह तो घर आए ही नहीं। और भाई के बारे में ये बात सुनकर गुरुबख्श सिंह अब परेशान हो जाते हैं और अब फिर से ये दोनों मिलकर गांव के कुछ लोगों को अपने साथ लेते हैं और जगतार सिंह की तलाश में निकल पड़ते हैं। लेकिन पूरे गांव में इधर उधर ढूंढने के बाद भी जगतार सिंह की कोई भी खबर नहीं मिलती। और अभी ये लोग जगतार सिंह को ढूंढ ही रहे होते हैं, तभी एक व्यक्ति भागता दौड़ता हुआ परमजीत कौर के पास आता है और कहता है कि जगतार सिंह की लाश एक ट्यूबवेल की हौदी में पड़ी है। ये खबर सुनकर गुरुबख्श सिंह और परमजीत कौर भागते दौड़ते हुए उस ट्यूबवेल की तरफ चले जाते हैं और वहां जाकर देखते हैं कि जगतार सिंह की लाश वाकई एक ट्यूबवेल की हौदी में पड़ी हुई थी। जगतार सिंह के पूरे शरीर पर कुछ चोटों के निशान थे। ये लोग देखते हैं कि जगतार सिंह की लाश के पास ना तो उसका स्कूटर था, ना ही उसका मोबाइल और ना ही उसका औजारों वाला बैग मौजूद था।
ये लोग मिलकर स्कूटर, मोबाइल और बैग को तलाश करते हैं, लेकिन लाख ढूंढने पर भी ये तीनों चीजें वहां पर नहीं मिलती। इसके बाद गांव के ही एक ट्रैक्टर पर जगतार सिंह की लाश को लाद कर उसके घर ले आते हैं। जैसे ही लाश घर पहुंचती है तब घर में रोना पीटना मच जाता है। जगतार सिंह के दो बच्चे थे जो चीख चीख कर रो रहे थे। गुरबख्श सिंह परमजीत कौर को कहते हैं कि हमें इस बात की सूचना पुलिस को दे देनी चाहिए, मुझे ये मामला हत्या का लगता है। लेकिन परमजीत कौर कहती है कि मैं पुलिस को इस बात की सूचना नहीं दूंगी, क्योंकि पुलिस वाले पोस्टमार्टम करवाएंगे और मैं नहीं चाहती कि मेरे पति की लाश के साथ किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़, किसी भी तरह की कोई चीर-फाड़ हो। गांव वाले और परमजीत कौर के रिश्तेदार परमजीत कौर को बहुत समझाते हैं कि जगतार की लाश का पोस्टमार्टम करवा लेते हैं, लेकिन परमजीत कौर अपनी जिद पर अड़ जाती है। वो अपने रिश्तेदारों और गांव वालों को पोस्टमार्टम करवाने से साफ साफ इनकार कर देती है। वो कहती है कि मेरे पति की मौत तो करंट लगने की वजह से हुई है। इसके बाद अंतिम संस्कार की तैयारियां की जाती हैं और पूरे रीति रिवाज के साथ जगतार सिंह की लाश का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। मगर जैसे ही अगली सुबह निकलती है तब जगतार सिंह के बड़े भाई गुरबख्श सिंह कुछ चीजें नोट करते हैं। वो देखते हैं कि परमजीत कौर के हाव भाव पूरी तरह से बदल चुके थे। उसके चेहरे के हाव भाव देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसके पति की मौत हुई है। अगले दिन ही परमजीत कौर अपने मायके मलेर कोटले की ओर चली जाती है। गुरबख्श सिंह को कहीं ना कहीं परमजीत के ऊपर शक हो चुका था। उन्हें लगता था कि उनके भाई जगतार सिंह की हत्या की गई है, लेकिन उनके पास कोई भी ऐसा सबूत नहीं था। अब देखते ही देखते 10-12 दिन बीत जाते हैं, लेकिन गुरबख्श सिंह देखते हैं कि पति की मौत के बाद पत्नी बिल्कुल आज़ाद महसूस कर रही है। उसका जब भी जहां दिल करता है मुंह उठाकर चल पड़ती है। और जब गुरबख्श सिंह से रहा नहीं जाता तब वो गांव के सरपंच को अपने साथ लेकर अमरगढ़ थाने में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर वहां के थाना प्रभारी संजीव गोयल को एक एक करके सारी बात बताते हैं। थाना प्रभारी संजीव गोयल जी कहते हैं कि वाकई ये मामला हत्या का है और हम बहुत जल्द ही जगतार सिंह के कातिल को पकड़ लेंगे। संजीव गोयल जी इस मामले की जांच पड़ताल शुरू कर देते हैं। संजीव गोयल जी परमजीत कौर को थाने में बुलाते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। संजीव गोयल जी परमजीत कौर को कहते हैं कि तुम्हारे पति की मौत कैसे हुई थी। परमजीत कौर कहती है कि मेरे पति की मौत करंट लगने की वजह से हुई थी। संजीव गोयल जी उसे कहते हैं कि तुमने अपने पति का पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाया। परमजीत कौर कहती है कि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे पति की लाश के साथ किसी भी तरह की कोई चीर-फाड़ या बर्बरता हो, पर अंतिम संस्कार तो करना ही था, इसीलिए मैंने अपने पति का अंतिम संस्कार करवा दिया। के बाद संजीव गोयल जी परमजीत कौर को उसके घर भेज देते हैं। इस मामले की जांच पड़ताल करने के लिए संजीव गोयल के पास कोई भी ऐसा ठोस सबूत नहीं था, इसीलिए वो अपने कुछ खबरियों को काम पर लगा देते हैं और वो खबरी गांव के लोगों के साथ बातचीत करके कुछ ऐसी सूचनाएं लेकर संजीव गोयल के पास पहुंचते हैं, जिन्हें सुनकर संजीव गोयल जी को लग रहा था कि वाकई अब इस मामले का खुलासा हो जाएगा। दरअसल वो खबरी संजीव गोयल जी के पास जाकर उन्हें कहते हैं कि दो व्यक्ति हैं जिनके नाम है रविंदर और युवराज, और ये दोनों ही परमजीत कौर के घर आया जाया करते थे। गांव के लोगों को इन दोनों के ऊपर शक था। खबरी अभी इस बात की सूचना संजीव गोयल जी को दे ही रहे होते हैं, तभी एक और खबरी थाने में पहुंचता है और संजीव गोयल जी से कहता है कि मैंने अभी अभी परमजीत कौर को रविंदर के साथ मलेर कोटला की तरफ जाते हुए देखा है। और तभी संजीव गोयल जी अपनी जीप निकालते हैं और बीच रास्ते में से ही रविंदर और परमजीत कौर को अपनी हिरासत में ले लेते हैं। हिरासत में लेने के बाद इन दोनों को थाने में लाया जाता है और गुरबख्श सिंह के बयानों के आधार पर इन दोनों के ऊपर मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू की जाती है। संजीव गोयल जी परमजीत कौर और रविंदर से जब पूछताछ करते हैं तब एक ऐसी कहानी निकल कर सामने आती है जिसे सुनकर हर कोई हैरान था, और वो कहानी कुछ इस तरह थी। दरअसल रविंदर और जगतार सिंह बचपन के ही दोस्त थे। ये दोनों दिन की शुरुआत भी एक साथ ही करते थे। सुबह होते ही या तो जगतार सिंह रविंदर के गांव में पहुंच जाया करता था या फिर रविंदर जगतार सिंह के घर में पहुंच जाया करता था। ये दोनों पूरा दिन एक साथ ही बिताते थे। बचपन से लेकर जवानी तक ये दोनों एक साथ ही रहते हैं। जैसे ही ये दोनों जवान होते हैं तब दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद जगतार सिंह बिजली मैकेनिक का काम करने लगता है और घटना से लगभग 8 साल पहले
रविंदर विदेश में चला जाता है। और घटना से 3 साल पहले रविंदर जब विदेश से आता है तब उसके हाव भाव, उसके ठाट बाट पूरी तरह से बदले हुए थे। रविंदर जब विदेश से आता है तब जगतार सिंह और उसके बच्चों के लिए काफी उपहार लेकर आता है और ये सब देखकर परमजीत कौर हैरान थी। परमजीत सोच रही थी कि मेरा पति अब भी वहाँ है और रविंदर कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। के बाद रविंदर और जगतार सिंह के घर पर ही शराब की पार्टी किया करते थे। ये हर रोज शराब पीते थे, लेकिन शराब और खाने पीने का खर्चा रविंदर ही करता था। परमजीत कौर देखती है कि रविंदर उसके पति के ऊपर काफी रुपए लुटाता था। दरअसल रविंदर परमजीत के ऊपर अपनी बुरी नजर रखता था और इस बात का परमजीत कौर को भी पता था, लेकिन परमजीत कौर इस बात का बुरा नहीं मनाती थी। और एक दिन जब जगतार सिंह अपने घर पे मौजूद नहीं होता और रविंदर इनके घर पर चला जाता है और परमजीत कौर घर में अकेली होती है, तभी रविंदर परमजीत कौर का हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि मैं जो भी खर्चा कर रहा हूँ वो सिर्फ तुम्हारी वजह से कर रहा हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। ये बात सुनकर परमजीत कौर की आंखों में चमक आ जाती है। ये दोनों गले मिलते हैं और काम वासना में डूब जाते हैं। दरअसल इन दोनों में उस दिन कहीं ना कहीं शारीरिक संबंध बन चुके थे और अवैध संबंधों का ये सिलसिला ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला था। अब जब भी जगतार सिंह अपने काम पर चला जाता था तब रविंदर उसकी गैर मौजूदगी में जगतार के घर जाकर परमजीत कौर के साथ रंगरलियां मनाया करता था। ये दोनों काम वासना में डूबकर पूरी दुनिया को भूल चुके थे। परमजीत कौर अपने बच्चों और अपने पति को भूल चुकी थी। पर एक दिन रविंदर अपने एक और साथी को अपने साथ लेकर आता है जिसका नाम युगराज होता है और रविंदर परमजीत कौर के कहता है कि तुम मेरे दोस्त युगराज के साथ भी संबंध बनाओ और इसके बाद परमजीत कौर युगराज के साथ भी संबंध बनाती है। कहीं ना कहीं ये तीनों मिलकर जगतार की गैर मौजूदगी में उसके घर में ही अय्याशियां कर रहे थे, रंगरलियां मना रहे थे। लेकिन जल्द ही इन रंगरलियों का अंत होने वाला था, क्योंकि एक दिन जगतार सिंह जब अचानक अपने काम से अपने घर आ जाता है तब तीनों को आपत्तिजनक हालत में देख लेता है, मगर ये तीनों ही जगतार के पैरों में पड़कर उससे अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने लगते हैं। जगतार सिंह कहीं ना कहीं इन तीनों को माफ कर देता है, क्योंकि जगतार सिंह एक अच्छा इंसान था, लेकिन शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी जिसकी वजह से आगे चलकर उसकी जान जाने वाली थी। इसके बाद ये तीनों जगतार सिंह के घर में मिलना तो बंद कर देते हैं, लेकिन गांव के बाहर इन तीनों का मिलना शुरू हो जाता है। रविंदर, युगराज और परमजीत कौर गांव के बाहर छिप छिपा कर अब संबंध बना रहे थे और एक दिन परमजीत कौर रविंदर से कहती है कि कब तक हम इस तरह से छिप छिपा कर मिलेंगे, या तो तुम मेरे साथ शादी कर लो या मेरे पति को हमेशा के लिए ठिकाने लगा दो। और रविंदर ये फैसला करता है कि तुम्हारे पति को हम हमेशा के लिए ठिकाने लगा देंगे। और एक दिन रविंदर शराब की बोतल लेकर जगतार के पास जाता है और उसे कहता है कि चलो आज पार्टी करेंगे। जगतार कहीं ना कहीं शराब की बोतल देखकर टूट जाता है, क्योंकि जगतार सिंह को शराब पीने की लत लगी हुई थी। इसके बाद रविंदर, जगतार और युगराज तीनों बैठकर शराब पीते हैं और जब जगतार सिंह के पैर पूरी तरह से लड़खड़ाने लगते हैं तभी रविंदर और युगराज मिलकर जगतार सिंह के ऊपर हमला कर देते हैं। ये दोनों मिलकर पहले तो जगतार सिंह की बुरे तरीके से मार पिटाई करते हैं और उसके बाद गला दबाकर जगतार सिंह की हत्या करके उसकी लाश को ट्यूबवेल की हौदी में फेंककर वहां से भाग जाते हैं। दोस्तों, वाकई जब रविंदर और परमजीत कौर पुलिस को ये पूरी कहानी सुनाते हैं तो पुलिस वाले भी हैरान थे। इसके बाद पुलिस वाले युगराज को भी गिरफ्तार करके थाने में लाते हैं और इन तीनों के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज करके इन तीनों को जेल में भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस घटनाक्रम में आपने देखा कि कैसे एक महिला अपनी हव्स को पूरा करने के लिए अपने ही पति के दोस्तों के साथ शारीरिक संबंध बना रही थी। इतना ही नहीं, जब उसकी वासना पूरी नहीं होती तब वो अपने पति के दोस्तों से ही अपने पति का कत्ल करवा देती है। इस घटनाक्रम के बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। इस घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या दुखी करना नहीं था। तो मिलते हैं किसी और सच्ची घटना में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।